चिकित्सालय खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहते हैं। सब तरह की सुविधाएं गांव में हम देना चाहते हैं और वो सारी सुविधाओं को देने के लिए कुल पैसे की जरूरत है 50 लाख करोड़ और हमारे पास है 110 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ खर्च करके भी 60 लाख करोड़ बचेगा, उसको भारत माता के नाम से किसी बैंक में हम खाता खोल के रख देंगे, फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे। 10% का ब्याज अगर सालाना मिलेगा तो 6 लाख करोड़ का तो ब्याज आ जाएगा और उसी से देश का बजट बन जाएगा। किसी भी नागरिक से टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इस देश में टैक्स की व्यवस्था को पूरा पलटना चाहते हैं। अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे वो सारे टैक्स हम हटाना चाहते हैं। किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब टैक्स नहीं देंगे आप तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। 100 रुपए की चीज 30 रुपए में मिलेगी, 200 रुपए की चीज 60 रुपए में मिलेगी, चीनी सस्ती होगी, डीजल सस्ता होगा। एक दिन मैंने हिसाब जोड़ा, सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 35 रुपए लीटर का डीजल 7 रुपए लीटर में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 50 रुपए लीटर का पेट्रोल 12 रुपए लीटर में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाएं 350 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर 45 रुपए में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाए इस देश के तो 15 रुपए किलो का नमक 50 पैसे 1 रुपए किलो में मिलेगा। सारे टैक्स खत्म हो जाए इस देश में तो 90 रुपए की दाल 12-13 रुपए किलो में मिलेगी। सारे टैक्स खत्म हो जाए इस देश के, हर चीज सस्ती हो जाएगी तो गरीबों को जिंदगी बिताना आसान हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था हम देश में लाना चाहते हैं। फिर कोई हमें पूछेगा भाई टैक्स नहीं लेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? स्विस बैंक से लाए हुए पैसे के ब्याज से चलेगी, टैक्स लगाना क्यों? जिंदगी भर वो पैसा ब्याज देता रहेगा, हर साल 10% का ब्याज मिलेगा, जरूरत ही नहीं है। और एक व्यवस्था हम करना चाहते हैं। इस देश में आजकल पाकिस्तान नाम का देश जाली नोट भिजवाता है। 18,000 करोड़ के हर साल जाली नोट आते हैं। 15 से 20% करेंसी हमारी जाली नोटों की हो गई है। धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकती है। तो हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। वो क्या कि पाकिस्तानी एजेंट जो भारत में आते हैं जाली नोट लेकर, वो 1000, 500 और 100 के नोट लेके आते हैं। जब जब पाकिस्तानी एजेंट पकड़े जाते हैं तो उनके पास 1000, 500, 100 के नोट होते हैं। एक बार एक सीबीआई अधिकारी को मैंने पूछा कि ये पाकिस्तानी एजेंटों को आप जब पकड़ते हो तो 1000, 500, 100 के नोट जो आते हैं उनसे पूछो कि यही नोट लेके वो क्यों आते हैं? 50 का नोट क्यों नहीं लाते? 20 का क्यों नहीं लाते? 10 रुपए का नोट क्यों नहीं लाते? तो एक सीबीआई अधिकारी ने पूछा पाकिस्तानी एजेंट को, तो उसने कहा कि साहब 50 रुपए का नोट हम इसलिए नहीं ला सकते कि उसको बनाने में 53 रुपए खर्च हो जाते, 20 का नोट बनाने में 25 रुपए खर्च हो जाते, 10 का नोट बनाने में 15 खर्च हो जाते हैं। तो वो तो पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा है, इसलिए 10, 20, 50 के नोट नहीं लाते, 1000, 500, 100 के लाते हैं। तो हमने अब ये तय किया है कि इस देश में से 1000, 500 और 100 के नोट ही खत्म कर दिए जाएं, छोटे ही नोट रखे जाएं इस देश। जिन जिन के पास 1000, 500, 100 के नोट हैं वो रिजर्व बैंक में जमा करें, उसके बदले में 50-50 के नोट लेके अपने घर चले जाएं। फिर हम देखेंगे कि कौन माई का लाल 10 करोड़ की रिश्वत देता है किसी को। अभी 10 करोड़ की रिश्वत तो एक ब्रीफ केस में आ जाती है, 1000 के नोट लेके वो दे आते हैं। फिर जब 50 का ही नोट रहेगा सबसे बड़ा, तो 10 करोड़ की रिश्वत ले जाने के लिए ट्रक भरना पड़ेगा और ट्रक भर के नोट ले जाके किसी को देना पड़ेगा। लेने वाले को हम देखेंगे और देने वाले को देखेंगे, कैसे संभव होता है? माने भारत के भ्रष्टाचार की पूरी व्यवस्था को खत्म करने के लिए छोटे नोट चलाने हैं, पाकिस्तान की जाली करेंसी के रैकेट को खत्म करने के लिए छोटे नोट चलाने हैं। और इससे भी ज्यादा जो गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि 84 करोड़ भारतवासी एक दिन में सिर्फ 20 रुपए खर्च करते हैं, तो उनको तो 20 के नोट की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। अब 84 करोड़ तो हमारी आबादी का 70% है। 70% आबादी जिस नोट को खर्च करती है वही नोट ज्यादा चलना चाहिए। बड़े नोट सब खत्म होने चाहिए इस देश। प्रोसीजर कोड, इंडियन एजुकेशन एक्ट, ये सब कानून हम खत्म करना चाहते हैं।
और उनके स्थान पर जरूरत पड़ने पर नए कानून बनाना चाहते हैं। न्याय की व्यवस्था को वास्तव में न्याय आधारित हम बनाना चाहते हैं, कानून आधारित नहीं बनाना चाहते। कैसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं, एक ही उदाहरण से मेरी बात आपको समझ में आएगी। एक राजा था इस देश में, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बड़ा न्यायप्रिय राजा था। उसके दरबार में एक मुकदमा आया। 2 माताएं थी और एक बेटा था। एक मां कहती थी मेरा बेटा है, दूसरी मां कहती थी मेरा बेटा है। दोनों झगड़ रही थी। राजा ने कहा तलवार ले आओ, इस बच्चे को आधा आधा काट दो। तो तलवार आई, बच्चे को काटने के लिए राजा ने तलवार उठाई तो असली मां चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं, बच्चे को काटो मत, पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया असली मां यही है जो बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती अपनी आंखों से। राजा ने क्या किया, नकली मां से बच्चा छीना और असली मां को दे दिया। पूरे मुकदमे का फैसला 2 मिनट में हो गया। ऐसी न्याय व्यवस्था हम इस देश में लाना चाहते हैं। अगर यही मुकदमा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी में आप लेके आ जाइए, मैं चैलेंज देता हूं 50 साल इसका फैसला नहीं होगा। दोनों माताएं बूढ़ी होकर मर जाएंगी, बच्चा भी जवान होकर बूढ़ा हो जाएगा, मुकदमा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, फैसला कभी नहीं आएगा। क्योंकि अंग्रेजी न्याय में न्याय होता नहीं। हम न्याय की व्यवस्था चाहते हैं, ऐसे कानून बनाना चाहते हैं। न्याय व्यवस्था को हम स्वदेशी करना चाहते हैं। इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था को स्वदेशी बनाना चाहते हैं। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है। मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं, और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं। कॉपी पे लिखना माने उल्टी करना। 100 में से 96 नंबर ले आते हैं। अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उसमें से? 96 नंबर। जिंदगी में काम नहीं आती वो शिक्षा। मैं मेरा उदाहरण देता हूं, सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया। मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। क्या पढ़ाई हुई है मेरी? मैंने बचपन में पढ़ा x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूं क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में। मेरे गणित के प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया, मैंने रटा, रट रट के दिमाग खराब किया, घंटों घंटों बर्बाद किए, किलो किलो कागज मैंने लिख लिख के खराब किए, और वो मेरी जिंदगी में आज तक काम नहीं आया। x + y होल स्क्वायर क्या करूं मुझे मालूम ही नहीं। मेरे गणित के प्रोफेसर को एक दिन मैंने कहा कि आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया x + y होल स्क्वायर, मेरी जिंदगी में तो काम नहीं आया। तो मेरे गणित के प्रोफेसर कहते हैं यार काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हो इस देश में? जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हो इस देश के बच्चों? बचपन में मुझे पढ़ाया गया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, क्या करूं इसका? मान लीजिए मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, करूं क्या? मालूम है मुझे, क्या करूं इसका? मैं सब्जी खरीदने जाता हूं बाजार में, सब्जी वाले को कहता हूं देखो मुझको मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो सब्जी देगा क्या मुझे? फालतू में रटा रटा के मेरा दिमाग खराब कर दिया। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन? और मुझे इतना दुख होता है, तकलीफ होती है कि कोई मुझे ये पूछना शुरू करे कि तुम्हारे परिवार का पहला राष्ट्रपति कौन? मुझे नहीं मालूम। मेरे परिवार के राष्ट्रपति से मतलब मेरे दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा, कहीं से हमारा कुल शुरू हुआ ना, तो मेरे कुल का पति माने मेरा पहला पिता, वो कौन? नहीं मालूम। और अमेरिका का पहला राष्ट्रपति मालूम है। और मुझे तो इतना दुख होता है कि अमेरिका का पहला ही राष्ट्रपति नहीं मालूम, 250 राष्ट्रपति मालूम है मुझे उनके।
और मेरे कुल के 2.5 आदमी के नाम नहीं मालूम मुझे। मेरे पिताजी का नाम मालूम है, उनके पिताजी का, उसके आगे बढ़ता हूं तो सब ब्लैंक हो जाता है, याद ही नहीं मुझे। क्या करना है ऐसी शिक्षा से? काम की क्या है ये? बचपन में मुझको पढ़ाया कनाडा का क्लाइमेट कैसा, कनाडा का, भारत का नहीं, कनाडा का। कनाडा की जलवायु क्या है, क्या करूं उसका कनाडा की जलवायु का? मैं तो कभी कनाडा जाने वाला नहीं, कनाडा मेरे घर में कभी आने वाला नहीं, उसकी जलवायु पढ़ के करना क्या है? मैं शिवपुरी में रहता हूं, मैं भोपाल में, ग्वालियर में रहता हूं, मुझे शिवपुरी की जलवायु मालूम है तो कुछ काम आने वाली है, कनाडा की जलवायु क्या काम आने वाली है? कभी जिंदगी में मौका मिला कनाडा जाने का, जिसका कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, तब जाके वो बात कभी काम आएगी। उसके लिए रट रट के, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर दिया घंटों घंटों। ऐसा फालतू इतिहास पढ़ाया। अकबर बड़ा महान था, होगा, मैं क्या करूं? अकबर महान था, ठीक है, मैं क्या करूं उसका? मेरी जिंदगी में उससे क्या फायदा होने वाला है अकबर की महानता से? मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं हमारी शिक्षा में, वो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। आप ईमानदारी से अपने बारे में एक दिन ये करना, मेरी बात है इसलिए नहीं, आपने जो जो पढ़ा है अपनी जिंदगी में याद करो, उसमें से कितना आपके काम आया। शायद आप 100 का नंबर निकालेंगे तो 5 भी काम नहीं आया, 5% भी काम नहीं आया। जो काम नहीं आया पढ़ा क्यों, फिर रटा क्यों उसको? और आप ऐसे सोचो, दूसरा उल्टा सोचो कि हमने जितना पढ़ा वो कितना हमें याद है। याद उतना ही रहेगा जो रोज काम आता है, बाकी कचरे को दिमाग निकाल के ऐसे ही फेंक देता है। जो याद ही नहीं रहे और काम नहीं आए, उसको पढ़ना और पढ़ाना क्यों? तो मैंने सोचा कि शिक्षा व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों के ऊपर इतना बोझा हो गया है, इस बोझे ने बच्चों को खत्म कर दिया। कभी कभी तो मुझे इतना अफसोस होता है, अखबारों में खबर पढ़ता हूं, 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? फेल हो गए। बच्चे थोड़ी फेल हुए हैं, परीक्षा की पद्धति फेल हुई है हमारी, बच्चे फेल नहीं हुए। बच्चों के बारे में तो सारी दुनिया कहती है कि वो तो कच्ची मिट्टी के घड़े के जैसे हैं, जैसा आप शेप दोगे वैसे हो जाएंगे। हमारे बच्चों को हमारे अध्यापक और परीक्षा वाले शेप नहीं दे पाए, इसलिए परीक्षा पद्धति फेल हुई है, बच्चे फेल नहीं हुए। मुझे तो कई बार यह कहने के मन करता है कि बच्चों को फेल करने वाले अध्यापकों को फेल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं ठीक से, समझाया नहीं बच्चों को ठीक से। और इस शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया धसान है। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार हैं, 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार हैं। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन, वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है। कभी फेल, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया कभी, निकाल दिया स्कूल ने उसको, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था। स्कूल ने निकाल दिया और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे बढ़ा ही नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूं, 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तौला जाता। ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज है। मैं तो इसी देश की कहानी देखता हूं। धीरूभाई अंबानी 9 क्लास फेल हो गया, पेट्रोल पंप पे नौकरी करना शुरू किया और रिलायंस नाम का एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में 4.5 लाख करोड़ का है।
9 क्लास फेल आदमी 4.5 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा करके छोड़ गया। इसका माने ज्ञान का डिग्री से कोई संबंध नहीं है। घनश्याम दास बिरला 4 क्लास पढ़े, स्कूल और गांव छोड़कर निकल गए, लोटा लेकर कलकत्ता पहुंच गए और इतना बड़ा खानदान बना दिया, बिरला एम्पायर, जो आज लाखों करोड़ का है। 4 क्लास पास आदमी ने किया। बिरला जी कहा करते थे कि क्लास पास करना कोई महत्व की बात नहीं है जीवन की तुलना में। तो हम जीवन को जीने वाली शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाएं जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व हो, परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व नहीं हो, सिखाने का महत्व हो। अध्यापक भी सीखें, विद्यार्थी भी सीखें, दोनों सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा पर आधारित होगी, ये अंग्रेजी पर आधारित नहीं होगी। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी। क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को? अंग्रेजी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मार मार के सिखाते हैं, बच्चे बेचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे गणित में पास होते हैं, भौतिकी में पास होते हैं, रसायन में पास होते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। होना ही चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। मुझे आप एक अंग्रेज बताइए और दिखाइए जो हिंदी में पास हो जाए, तो मैं अंग्रेजी में पास होकर दिखा सकता हूं। जब कोई अंग्रेज हिंदी में पास नहीं हो सकता, तो हम भारत के विद्यार्थियों से क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अंग्रेजी में पास हो? और अंग्रेजी भाषा नहीं है पास होने लायक, ये तो भाषा ही रद्दी है। इस भाषा का इतिहास जब मैंने पढ़ा, 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा आई, माने मुश्किल से 1500 साल पुरानी है। हमारी भाषा तो करोड़ों साल पुरानी है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये तो 1500 साल पुरानी है। और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, जिसकी कोई अपनी व्याकरण नहीं है जो शुद्ध हो और ठीक हो। आपको एक उदाहरण देता हूं। अंग्रेजी में एक शब्द है पीयूटी, पुट, बीयूटी, तो पीयूटी पट होना चाहिए। सीयूटी कट, बीयूटी बट, तो पीयूटी पट। अगर पीयूटी पुट तो सीयूटी कुट, बीयूटी बुट, यही होना चाहिए ना। क्या मूर्ख लोगों की भाषा है, ग्रामर ही नहीं है। और परम मूर्खता की भाषा ये अंग्रेजी। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसमें कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तो यहां पे CH जो है ना, का हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री में CH का हो गया, तो चोपड़ा में कोपड़ा होना चाहिए। CHOPARA है ना, उसको चोपड़ा क्यों कहते हैं? कोपड़ा कहो। और CHOPARA को चोपड़ा कह रहे हो तो CHEMISTRY को केमिस्ट्री कहो। फिर एक जगह CH का है, एक जगह CH चा है, कुछ समझ में नहीं आता क्या इनका हिसाब किताब है। मूर्खों की भाषा है ये अंग्रेजी। और इस भाषा की कितनी बड़ी कमजोरी है। अंग्रेजी में एक शब्द है SUN, माने सन, माने सूरज। अब किसी भी अंग्रेज माई के लाल को मेरी चुनौती है कि इसका दूसरा शब्द अंग्रेजी में से निकाल के लाए। SUN का पर्यायवाची है ही नहीं, लाएंगे कहां से? पूरी अंग्रेजी में सन का पर्यायवाची नहीं है, माने दूसरा शब्द नहीं है जो सूर्य को बता सके। अब हम संस्कृत की बात करें, सूर्य एक शब्द है, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, 84 शब्द हैं हमारे पास संस्कृत में। अंग्रेजी में एक ही है। एक शब्द है अंग्रेजी में मून, एक ही है, चंद्रमा। और हम संस्कृत में 56 शब्द हैं चंद्रमा के लिए। अंग्रेजी का एक शब्द है वाटर, माने पानी, वो अकेला एक ही है। वो नदी का पानी हो या नाले का, कुएं का हो या तालाब का, सब पानी वाटर है। और यहां भारत में हर पानी के लिए अलग शब्द है। बारिश का पानी अलग, समुद्र का पानी अलग,
नदी का पानी अलग, तालाब का अलग, सरोवर का अलग, नाले का पानी अलग, कीचड़ का पानी अलग, सब पानी के लिए अलग अलग शब्द है। अंग्रेजी में एक ही है, वाटर। बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी, शब्द ही नहीं है उनके पास। कितने गरीब हैं, चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, मौसा का मौसा भी अंकल, कोई शब्द ही नहीं है अंकल के अलावा। और चाची, मामी, मौसी सब आंटी, कोई दूसरा ही शब्द नहीं है उनके। हम तो मूर्ख लोग इस अंग्रेजी में फंस गए, अकल नहीं हमारी तो मारी गई है। हमारे देश में जो अंग्रेजी पढ़ गए ना, अकल उन्हीं की मारी गई है। जो नहीं पढ़े वो बहुत होशियार। पता है, मैं कुछ लोगों के घरों में जाता हूं, मैंने जिंदगी में एक नियम बनाया। वो नियम यह है कि होटल में खाना नहीं खाऊंगा, होटल में ठहरूंगा नहीं। तो झक मार के मुझे घरों में ही ठहराना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि मैं खाता नहीं, होटल में ठहरता नहीं। तो हर बार नए नए घरों में जाता हूं खाना खाने, रहने के लिए। तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घर में भी जाता हूं, तो वो कैसे मूर्ख दिखाई देते हैं, मुझे उसका उदाहरण बताता हूं। वो ना तो अंग्रेज है, ना तो हिंदुस्तानी है, खिचड़ी है बीच की। और वो खिचड़ी कैसी है, किसी के घर में गया तो पिताजी का नाम घर में रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं यही पूछता हूं कि रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया? फिर मैं उनको पूछता हूं, आपको मालूम है टिंकू का अर्थ क्या है? उनको नहीं मालूम। नाम रख लिया बच्चे का टिंकू, अर्थ नहीं मालूम। ऐसे मूर्ख लोग, अर्थ मालूम नहीं, नाम रख लिया टिंकू टिंकू टिंकू। फिर डिक्शनरी खोल के दिखाता हूं उनको। अंग्रेजों की सबसे पुरानी डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी। उसमें टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। जो लड़का बाप की ना सुने, मां की ना सुने, वो टिंकू है। और हम क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे मूर्ख लोग, आज्ञाकारी लड़के को टिंकू 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 बोल बोल के आवारा बनाने की तैयारी कर। ऐसे अंग्रेजी मूर्खों के घरों में जब मैं जाता हूं तो ऐसे ही नाम मिलते हैं, बबली, डबली, डब्लू, बबलू। क्या मतलब है डब्लू, बबलू, बबली, डबली? डिम्पल, ट्विंकल, कुछ मतलब ही नहीं। कुछ भारत में नाम की कमी हो गई है क्या? और इससे भी बड़ी बड़ी मूर्खताएं मैं देखता हूं। कोई अधकचरे हिंदुस्तानी, माने आधा अंग्रेज आधा हिंदुस्तानी के घर में जाऊं तो इंप्रेशन जमाने के लिए, माने रौब जमाने के लिए अंग्रेजी झाड़ेगा। हाँ, भले गलत सलत, लेकिन झाड़ेगा जरूर, रौब पड़े उसके ऊपर। वो क्या कहेगा, हिंदी में भी बोल सकता है, वो बात नहीं बोलेगा। वो कहेगा, ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेज? क्योंकि उसको मिसेस का अर्थ नहीं मालूम। मिसेस का अर्थ जानते हैं क्या है? हर देश की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति होती है, तो उसमें से निकले हुए शब्द की भी अपने इतिहास और संस्कृति की व्यवस्था होती है। इंग्लैंड की सभ्यता कैसी है मालूम है? इंग्लैंड की सभ्यता में एक सबसे खराब बात है जो आपको कभी पसंद नहीं आएगी, कि वहां एक स्त्री और एक पुरुष जिंदगी भर साथ कभी भी नहीं रहते, बदलते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे वो एक दूसरे को बदलते रहते हैं। एक पुरुष की 20 स्त्रियां हो सकती हैं, एक स्त्री के 20 पुरुष हो सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं इंग्लैंड और यूरोप में जिनकी 40-40 शादियां हुई हैं, 41वीं करने को तैयार। ये उनके यहां चलता रहता। इसको उनकी भाषा में कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन। तो एक पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है, एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है। तो पत्नी को छोड़कर जितनी स्त्रियों से संबंध रखने वाले होते हैं, वो सब मिसेज में जाते हैं। माने मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर में रात को सोएं, वो मिसेज होती है, पत्नी को छोड़कर। अब यहां धर्म पत्नी को मिसेज बनाने में लगे हुए हैं,
मूर्खों के मूर्ख पता नहीं कहां से पैदा हो। मिस्टर का मतलब उल्टा है। पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात बिताएं वो मिस्टर होता है। यहां पति को मिस्टर बनाने में लगे हो। छोड़िए इन अंग्रेजी शब्दों को, इनमें कुछ दम नहीं। और एक तो सबसे खराब अंग्रेजी शब्द है, पता नहीं लोग बोलते कैसे हैं उसको, मैडम। आप जानते हैं मैडम कौन होता है? यूरोप में अंग्रेजों की संस्कृति में जहां पर परस्त्री गमन होगा वहां वैश्यावृत्ति होने वाली है कि नहीं? परस्त्री गमन, परपुरुष गमन, वैश्यावृत्ति चरम पर होगी। तो वैश्याएं जो अपने कोठों को चलाती हैं, अपने वैश्यावृत्ति के काम में लगी हुई वैश्याओं की जो प्रमुख वैश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हिंदुस्तान में अपनी बहनों को मैडम कह देते हैं। ऐसे मूर्ख लोग मैंने इस देश में देखे हैं। अपनी धर्मपत्नी को मैडम कहने में शर्म नहीं आती, ओ मैडम इधर आओ। और वो धर्मपत्नी को भी शर्म नहीं आती मैडम कहलवाने में, वो भी कहती है मैडम कहो मुझको। जान तो लो कि मैडम होती कौन है, फिर कहलवाओ। अपने भारत में कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं। श्रीमती, श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि, बुद्धि माने सरस्वती लक्ष्मी। तो जहां सरस्वती लक्ष्मी एक साथ निवास करे वो श्रीमती, उसको हमने मिसेस बना दिया। ये मूर्खाधिपति हमारे देश में अंग्रेजी पढ़े लिखे, इन्होंने बड़ा सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया इस देश का। इस अंग्रेजी भाषा ने किया, फिर इन्होंने और ज्यादा किया। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस अंग्रेजी भाषा में मत फंसिए, कुछ इसमें रखा नहीं है, दम नहीं है। कभी कभी तो मैं लोगों के घरों में जाता हूं, इतना गुस्सा आता है मुझे। कभी कभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उनके माता पिता कहते हैं, देख बेटा अंकल आए हैं, जरा पोएम तो सुना। मैं कहता हूं भाई मैं अंकल नहीं हूं, मुझे या तो मामा बना लो या चाचा बना लो, दोनों में ही आपका फायदा है, मेरा भी फायदा है। मामा बनो तो भी फायदा, चाचा बनो तो भी फायदा, अंकल में तो कुछ रखा नहीं है। फिर उनके माता पिता को कहता हूं ये आप इनको पोएम क्यों सुनवाते हैं, कविता सुनवाओ ना। तो उनको पोएम और कविता का अर्थ ही पता नहीं है, पोएम अलग है कविता अलग है। अब वो बच्चे चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से और पोएम सुनाते हैं मुझको, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। अब मैं बच्चे को पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है? नहीं मालूम। किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूम है रेन रेन गो अवे? नहीं मालूम। किसने बताया? टीचर ने बताया। टीचर को पूछो, उनको भी अर्थ नहीं मालूम। तो रटाया क्यों फिर बच्चे को? अर्थ ही नहीं पता। फिर बच्चों को मैं बताता हूं देखो इसका अर्थ ये है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। माने छोटे बच्चे को खेलना है, इसलिए वो बारिश को कह रहा है बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब ये बच्चे कविता गा रहे हैं, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां मत आओ, मुझे खेलना है। और ये ईश्वर से प्रार्थना के रूप में कविता है। करोड़ों बच्चों ने ये कविता गाई और ईश्वर ने सुन ली तो बारिश को वापस बुला लिया। तो क्या होने वाला है? बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। सूखा पड़ेगा तो आप भी भूखे मरेंगे, मैं भी मरूंगा, किसान भी मरेंगे। इतनी अकल नहीं है हमको, ये रेन रेन गो अवे कितनी खतरनाक चीज है। हमारे भारत में 60% खेती बारिश पर होती है, 40% खेत में ही सिंचाई की व्यवस्था है। जब 60% खेती बारिश पर हो तो बारिश ज्यादा होनी चाहिए इस देश में। ऐसी कविताएं हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? लेकिन वो कविताएं मातृभाषा में हो सकती हैं, अंग्रेजी में नहीं हो सकते। मैं एक मराठी मातृभाषा की कविता सुनाता हूं आपको, अर्थ बहुत सीधा है उसका। वो कविता है, ये रे पाऊसा तोला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा। ये रे माने आओ आओ, जल्दी जल्दी बारिश तुम आओ। पाऊसा माने बारिश। मराठी में कह रहे हैं बारिश बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, नहीं आओ तो मैं पैसा देने को तैयार हूं, तुम आ जाओ क्योंकि मुझे बारिश की जरूरत है, क्योंकि खेत को पानी की जरूरत है,
क्योंकि 60% खेती बारिश पर आधारित है। तो भारतीय कविता बारिश को बुलाने वाली होती है और अंग्रेजी कविता बारिश को भगाने वाली होती है। क्योंकि इंग्लैंड में मौसम खराब रहता है, कभी भी बारिश आती है, इसलिए वहां के बच्चे कहते हैं रेन रेन गो अवे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं। इंग्लैंड में 3 W होते हैं जिनका भरोसा नहीं होता। वेदर माने मौसम, कभी भी बदल जाएगा। दूसरा W वाइफ, उसका बिल्कुल भरोसा नहीं, सवेरे आपकी है, शाम को किसी और की है, कल किसी और की है, परसों किसी और की है। और तीसरा W होता है वर्क, जिसका कोई भरोसा नहीं। 20 साल आप किसी के यहां नौकरी कर रहे हैं, एक दिन में पिंक स्लिप देगा, भगा देगा। तो वाइफ, वेदर, वर्क का भरोसा नहीं। भारत में ये तीनों ही पक्के। वेदर तो एकदम पक्का है इस देश। बारिश में बारिश होगी, सर्दी में सर्दी होगी, जाड़ों में जाड़ा पड़ेगा, शरद में शरद होगा, बसंत में बसंत आएगा। वेदर एकदम पक्का है। और वाइफ तो सबसे ज्यादा पक्की है, 7-7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ती। इतनी पक्की वाइफ तो दुनिया में कहीं नहीं। और वर्क भी पक्का है इस देश। तो यहां तो बिल्कुल उल्टा मामला है। हमारी कविताएं तो ऐसी होनी चाहिए जैसा हमारा स्वभाव, जैसी हमारी परंपरा, जैसा हमारी संस्कृति, जैसी हमारी सभ्यता। अंग्रेजों की कविताएं हम क्यों सीखें, क्यों सिखाएं? तो ये मूर्खता बंद करिए अपने जीवन से। ये अंग्रेजियत का भूत उतार दीजिए अपने जीवन। व्यक्तिगत बातचीत में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम करिए, कम से कम करिए। रौब मत झाड़िए दूसरों पर अंग्रेजी बोलकर। गलत सलत तो बिल्कुल मत बोलिए, टांग मत तोड़िए अंग्रेजी की। उनकी भाषा है, उनको मुबारक हो। और इस भाषा के बारे में 2-3 गलतफहमियां दिमाग से निकाल दीजिए। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 200 देश हैं, उनमें से सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, हॉलैंड में उनकी अपनी भाषा है, डेनमार्क में डेनिश है। सब देशों की अपनी भाषाएं हैं। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं देशों में है जो अंग्रेजों के गुलाम थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश हैं, इसलिए अंग्रेजी, बाकी नहीं है। और अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है क्योंकि शब्दों की संख्या सबसे कम है और व्याकरण इसका सबसे ज्यादा मूर्खता वाला है। यूनाइटेड नेशंस में भी अंग्रेजी नहीं चलती, वो फ्रेंच में काम करते हैं। एक बार मैंने पूछा उन लोगों को कि आप अंग्रेजी में काम क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा बेकार भाषा है। फ्रेंच में क्यों काम करते हैं, वो कहते हैं बहुत वैज्ञानिक भाषा है। मैं पूछा फ्रेंच की वैज्ञानिकता क्या है, तो उन्होंने मुझे इतनी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि फ्रेंच में शब्द रूप और धातु रूप दोनों अलग अलग हैं। तो मैं पूछा ये कहां से आपने सीख लिया? उन्होंने कहा ये हमने संस्कृत से सीख लिया, क्योंकि संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप अलग अलग। संस्कृत दुनिया की सब भाषाओं की मां है, इसलिए संस्कृत सीखिए, लोगों को सिखाइए, संस्कृत बोलिए, लोगों को बुलवाइए। हिंदी सीखिए, हिंदी सिखाइए, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सीखिए, सिखाइए। इस अंग्रेजी की टांग मत तोड़िए। फिर आप बोलेंगे जी दुनिया में व्यापार करना है तो अंग्रेजी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। जापान के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं जापानीज में, जर्मनी के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं जर्मन में, रूस के लोग सारी दुनिया में व्यापार करते हैं रशियन में। अगर वो ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं हिंदी में और संस्कृत में। अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं लोगों को सीखनी चाहिए जो इंग्लैंड जाएं, और जब जाएं वीजा मिले तो सीख लेना। अभी से क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना? और इंग्लैंड जाने का वीजा 115 करोड़ को तो मिलने वाला है नहीं, तो जबरदस्ती बचपन से क्यों सिखा रहे हो इन सबको? और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जानते हैं क्या होता है? जब मार मार के किसी बच्चे को आप अंग्रेजी सिखाते हैं, उसकी जिंदगी का 6 गुना समय आप बर्बाद कर देते हैं। जो बात बच्चा मातृभाषा में 1 घंटे में सीखता है, वही बात अंग्रेजी में सीखने में 6 महीने लग जाते हैं उसे। कितना समय बर्बाद किया आपने उसे? मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सारा पाठ्यक्रम हम हिंदी में कर दें, मातृभाषा में कर दें, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई 2 साल में हो जाती है, मेडिकल की पढ़ाई 1.5 से पौने 2 साल में हो जाती है। इतना समय हम बचा सकते हैं। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी हटा दी जाए
तो जितना 12 साल में हम बच्चों को सिखाते हैं वो 2 साल में सिखा सकते हैं। समय बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं दिमाग का। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी शिक्षण व्यवस्था इस देश में मातृभाषा में हो, बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक। और अंग्रेजी का प्रयोग इस देश में खत्म हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें तो मैं हिंदी जानता हूं, जज को भी हिंदी आनी चाहिए, और जज अगर हिंदी नहीं जानता तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत क्या है? जिनको हिंदी आती है उनको जज बनाओ, और जिनको हिंदी आती ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, उनको सबको लंदन भेजो, इंग्लैंड भेजो। वो इस देश के किस काम के हैं? पैसा हिंदी वासी लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का लेंगे और न्याय अंग्रेजी में देंगे। ये कौन सी व्यवस्था? न्याय भी हिंदी में देना पड़ेगा। वादी को हिंदी आती है, प्रतिवादी को हिंदी आती है, जज को भी हिंदी आनी ही चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? भारत में नहीं आएगी तो किस देश में आएगी? तो न्याय व्यवस्था में हिंदी, प्रशासन व्यवस्था में हिंदी, संसद में भी हिंदी होनी चाहिए। मुझे तो बहुत नेताओं पर क्रोध आता है, वोट मांगने के लिए जब वो आते हैं तो मातृभाषा में आपसे बात करेंगे, गधे को बाप बनाएंगे। संसद में चुनकर ही पहुंचते हैं तो गिटपिट अंग्रेजी बोलना चालू कर देते हैं। किसके लिए संसद चलाते हैं? 1% लोगों को इस देश में अंग्रेजी समझती है, 99% लोगों को नहीं समझती। संसद में किसको सुनाने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं? मुझे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आती है। वो कहा करते थे कि यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में जाके हिंदी बोलना आसान है, भारत की संसद में हिंदी बोलना बड़ा मुश्किल का काम है। इतनी अंग्रेजियत हमारे देश में आ गई। अटल जी ने न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में धारा प्रवाह भाषण दिया था। वो कहते हैं कि यहां झक मार के अंग्रेजी में बोलना पड़ जाता है, अपनी संसद। ये शर्मनाक स्थिति बदलनी पड़ेगी हमें। मातृभाषा में सारे काम हमें करने हैं। हमें हमारे जीवन में कुछ संकल्प लेने हैं। वो ये, हम भारतवासी हैं तो भारतीय भाषाओं में अपने जीवन को चलाएं, भारतीय भूषा पहनना शुरू करें, ये अंग्रेजी भूषा छोड़ें। मुझे तो बड़ी शर्म लगती है, इस देश के लोग क्या मूर्खता करते हैं। अंग्रेज चले गए, उनकी भूषा पकड़ के रखी हुई है, टाई, कोट, पैंट और काला कोट, भयंकर गर्मी में और गर्मी देने वाला। इस देश के वकीलों को देखता हूं, जून की भयंकर गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में अदालत में अंधाधुंध बहस करते हैं, काला कोट चढ़ाकर और टाई लगाकर। पसीना पसीना अंदर से होता रहता है, कोट पर पसीना जमता रहता है, कोट सफेद सफेद हो जाता है। उसको उतारो तो 10 मीटर दूर बदबू आती है उस पसीने की। इसको उतार के क्यों नहीं फेंक देते इस काले कोट को? अंग्रेजों के जमाने में काला कोट होता था, अब अंग्रेजों के जाने के बाद काले कोट का मतलब क्या? हटाओ इसको। कभी कभी मैं ऐसे दृश्य देखता हूं, आप भी देखते होंगे। एक बारात जा रही है, बारात में दूल्हे राजा 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़कर बैठे हुए हैं। मूर्खों के मूर्ख, सुपर इडियट। शादी वाले दिन इतनी इडियोसिटी, इतनी मूर्खता की जरूरत क्या? और जून की भयंकर गर्मी में दूल्हे राजा घोड़े पर 3 पीस सूट लाद के चढ़े हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। ससुराल में जाके चिल्लाते, एसी लाओ, कपड़े उतार के फेंक दो, एसी की जरूरत क्या है? और उस दूल्हे राजा को मैं कहता हूं, भाई तुम 3 पीस सूट और टाई लगा के अपनी दुल्हन को लेने आए हो, तो अपनी दुल्हन को स्कर्ट पहना के लेके जाओ, तब तो समझ में आता है। क्योंकि अंग्रेज आदमी जब सूट और टाई पहनता है तो उसकी पत्नी स्कर्ट पहनती है, तब तो दोनों एक जैसे हैं ना। हम कहते हैं पति पत्नी गृहस्थी के 2 पहिए हैं, एक पहिया साइकिल का, दूसरा ट्रैक्टर का, कैसे चलेगी ये? एक को तो 3 पीस सूट और पहना दिया टाई, और पत्नी को साड़ी में, तो पत्नी को स्कर्ट में रखो, तुम 3 पीस सूट और टाई में रहो। या तुम पत्नी को साड़ी में रखते हो तो खुद धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते? भारतीय पोशाक कितनी अच्छी पोशाक है, धोती कुर्ता पजामा खुला रहता है ना, अंदर हवा जाती रहती है। पतलून एकदम टाइट पहन लेते हैं और जीन्स चढ़ती नहीं है तो जमीन पर लेट जाते हैं, 45 डिग्री पे पांव उठा के खींच खींच के चढ़ाते हैं
ऐसी टाइट जीन्स पहन के बैठ गई, और चढ़ गई तो उतरती नहीं है, और कई बार उसके साथ बहुत कुछ उतर जाता है। ऐसे मूर्ख लोग इस देश में कहां से आ गए? ये अंग्रेजी भूषा छोड़ो, अंग्रेजी भाषा छोड़ो, सब कुछ बंद करो, ये अंग्रेजों का खत्म करो इसको, ये ठीक नहीं। हम भारतीय हैं, भारतीय भाषा इस्तेमाल करें, भारतीय भूषा इस्तेमाल करें, भारतीय भोजन इस्तेमाल करें। हमारा भोजन अपने बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, इडली, सांभर, रसम, उत्तपम, बड़ा, ये सब, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब अंग्रेजी भोजन। और विचित्र विचित्र नाम है, हॉट डॉग, गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग, ठंडा कुत्ता, खा रहे हैं उसको। यार क्या मूर्खता का भोजन है। एक वो डबल रोटी होती है, पाव रोटी, जो सड़े मैदे से बनती है। आप कभी अगर बनता हुआ देख लें तो उसको छू नहीं सकते, इतनी गंदे तरीके से वो बनती है। मैदे को सड़ाते जाते हैं, फर्मेंट करते हैं, फिर उससे डबल रोटी बीच से काटते हैं, कुछ सलाद भर दिया, खीरा, ककड़ी, फिर कहते हैं हॉट डॉग हो गया, कोल्ड डॉग हो गया। क्या मूर्खता। अपने पास इडली, सांभर, रसम, उत्तपम, इतनी वैरायटीज इस देश में है। यूरोप और अमेरिका में तो कुछ नहीं है। पाव रोटी, डबल रोटी, यही खाते हैं पूरे देश में। 24-25 देशों में एक ही भोजन है, और कुछ है ही नहीं। गेहूं है, गेहूं से आटा बनाते हैं। आटे को मूर्ख लोग रोटी नहीं बना पाते, क्योंकि रोटी बनाना नहीं आता। पूरे यूरोप में, अमेरिका में किसी को रोटी बनाना नहीं आता। भारत की हर मां और बहन को आता है, यूरोप की किसी स्त्री को नहीं आता। वो आटा दे दो उनको गेहूं का और कहो रोटी बनाओ, तो इतना पानी डाल के उसको सान सून के रख देते, पता ही नहीं है कि कितना पानी डालते हैं, कितना रेशियो, कितना प्रोपोर्शन। मैंने तो यूरोप में ऐसी मूर्ख माताएं देखी हैं, दही जमाना नहीं आता उनको। हाँ, वो दही का पाउडर ले आते हैं, पानी में घोल के पी जाते हैं, ना दही ना मट्ठा। हमारे घर की हर मां को दही बनाना आता है, और सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। बाजार से बनी बनाई सब्जी डब्बे में लाते हैं, प्लेट में रख के ऊपर से नमक डाल के खा जाते हैं। सब्जी बनाना नहीं आता, दाल बनाना नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता। हमको सब कुछ आता है। टेक्नोलॉजी में हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। गेहूं का एक आटा जिसको किसी भी भारतीय मां और बेटी या बहन को दे दो, उससे 50 किस्म की चीजें वो बना सकती है। पूरी बना सकती है, कचौरी बना सकती है, पराठा बना सकती है, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, फिर मटर का पराठा, पता नहीं कितने तरह के पराठे, कितनी तरह की पूरी, कितने तरह की कचौरी। एक दिन मैंने हिसाब निकाला, मैं भारत में जन्म ले लिया उस दिन से, और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन तक हर दिन एक नया स्वादिष्ट व्यंजन बना के इस देश में मैं खा सकता हूं। वो यही संभव है, किसी दूसरे देश में संभव नहीं। इतनी व्यंजन की विभिन्नता इस देश में कहीं नहीं। और मुझे तो लगता है कि भारत में सबसे बड़ी शोध अगर हुई है तो रसोई घर में हुई है, और कहीं नहीं हुई। इतना अच्छा रसोई घर हमारे पास, फिर हम पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन के लिए परेशान हो। वो चाउमीन तो पता नहीं कैसे लोग खा जाते हैं, एकदम सड़े हुए मैदे की चीज। खानी है तो सिवई बना के खा लो अपने घर में, चाउमीन से अच्छी है। तो भोजन भारत का करो, भाषा भारत की बोलो, भूषा भारत की रखो, भजन भी भारत का करो, संगीत भी भारत का सुनो। ये विदेशी संगीत में कुछ रखा नहीं। वो माइकल जैक्सन मर गया, भला हो भगवान ने उसको बुला लिया। वो एक डांस करता था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो एक्सरसाइज है कि डांस है। विचित्र विचित्र तरीके से टांग को फेंकना, हाथ को इधर उधर फेंकना, उससे अच्छी तो हमारे यहां कसरत होती है, वो डांस है। और कुछ समझ में नहीं आता, लोग देखते हैं। और गाता था तो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि गा क्या रहा है, ना शब्द समझते हैं ना अर्थ समझता है। कुछ मूर्ख लोगों को उसी में डूबने में मजा आता है। रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, पता नहीं कहां का सिर कहां का पैर। अपना संगीत कोई कमजोर नहीं है दुनिया में, बेहतरीन संगीत है इस देश में। हमारे संगीत की गहराई देखो कि एक एक समय के लिए एक एक राग की व्यवस्था है।
गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, जाड़े में अलग, वसंत में अलग, शिशिर में अलग, हर ऋतु में अलग राग। और ऋतु में ही नहीं, समय के हिसाब से सुबह का राग अलग, दोपहर का राग अलग, शाम का अलग, रात का अलग। भैरवी सुबह ही गाया जा सकता है, भैरव शाम को ही गाया जा सकता है। इतनी बारीकी से जिस देश में संगीत बना हो, उस देश के लोग विदेशी संगीत के पीछे क्यों फंस रहे हैं? छोड़ो ये विदेशी संगीत, विदेशी भाषा, कोई जरूरत नहीं है, फालतू में हम उनका उपयोग कर रहे हैं। पेप्सी कोला, कोका कोला दोनों विदेशी है, हम इसको पी रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं। होता है, टैक्स देकर वो 10 रुपए यहां से लूट ले जाते हैं। एक बोतल पेप्सी कोका कोला पिए, 10 रुपए अमेरिका चला जाता है। अब हर साल 700 करोड़ बोतल पीते हैं, 7,000 करोड़ अमेरिका चला जाता है। अब ये पैसा जो भारत से अमेरिका चला जाता है, अमेरिका वो पाकिस्तान को दान में दे देता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को दान में दे देता है, आतंकवादी उससे बम बना लेते हैं और भारत में लाकर उनको फोड़ देते हैं, और हम पेप्सी पीते हुए भारत माता की जय बोलते रहते हैं। पीने लायक नहीं है ये। बहुत लोगों को मैंने कहा क्यों पी रहे हो, कुछ मजा आता है? कहते हैं मजा नहीं आता, नाक में जलन होती है, आंख में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, आंख से आंसू निकल आते हैं, फिर भी मूर्खों के मूर्ख पीते ही रहते हैं उसको। पेप्सी कोला, कोका कोला बनता है फास्फोरिक एसिड से, और यही फास्फोरिक एसिड से संडास साफ करने वाला फिनाइल भी बनता है, हार्पिक भी बनता है। एक बार मेरे घर में मैंने एक परीक्षण किया था, पेप्सी कोक से मेरे घर का टॉयलेट साफ किया था, बहुत अच्छा साफ होता है। मैंने क्या किया, 1 महीने तक मेरा टॉयलेट साफ नहीं किया, वो खूब गंदा हो गया, पीला पीला कचरा जमा हो गया। पेप्सी कोला की एक बोतल लाया, टॉयलेट पॉट पे गिराया, 20 मिनट के बाद पानी से धोया, टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट। उस दिन से मैंने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब हम उसे पीते हैं और घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते रहते हैं। और कुछ अतिथि तो इतने मूर्ख आते हैं, कहते हैं ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। क्यों पी रहे हैं? बेकार है, छोड़ दीजिए। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, मैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रहता हूं, वर्धा, हिंगनघाट, नागपुर, चंद्रपुर, उस इलाके में कपास की फसल बहुत होती। कपास की फसल पे कीड़े बहुत लगते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए किसान पेप्सी कोला स्प्रे करते और कीड़े मर जाते, क्योंकि पेप्सी कोक में जहर है, क्लोरोपाइरीफॉस, एंडोसल्फान, मेलाथियान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, ये सब जहर जो कीड़े मारने के काम आते हैं वो पेप्सी कोक में। मत पियो, ये जहर है। फिर आप बोलोगे क्या पिए? भारत का देशी गन्ने का रस पियो ना, संतरे का रस, मौसमी का रस, गाजर का रस, टमाटर का रस, गाय का दूध, दही की लस्सी, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी, सस्ता है, क्वालिटी में अच्छा। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। इसी तरह से वो कॉलगेट क्लोजअप है ना, ये विदेशी है, इसको छोड़ दो, इसकी जगह नीम का दातुन करो, बबूल का दातुन करो। ये जो कॉलगेट है ना, इसमें एक केमिकल है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो कैंसर करता है। अमेरिका में कॉलगेट टूथपेस्ट पर चेतावनी लिखी होती है, कॉलगेट करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें कैंसर करने वाला केमिकल। आप छोड़ो इसको, दातुन करो नीम का, बबूल का। और कॉलगेट कितना महंगा है, 30 रुपए का 100 ग्राम, 300 रुपए किलो। बादाम है 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। और हम पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में रगड़ते हैं और वॉश बेसिन में थूकते हैं, और 150 रुपए किलो घी रोटी पे लगा के खाते हैं, और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। मैं कहता हूं और थोड़े स्मार्ट बनो। तो वो पूछते हैं क्या करें? मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट थूकते क्यों हो? इसी को रोटी पे लगा लगा के खा लो, क्योंकि गाय के घी से महंगा है। ये मूर्खताएं छोड़ दो। आप 300 रुपए किलो का पेस्ट खरीद रहे हो, बंद करो। दातुन खरीदो ना मुफ्त की, फोकट की, नहीं तो दंत मंजन कर लो, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन। अब तो हमारा दिव्य योग दंत मंजन भी है, वो ही ले लो।
कम से कम पैसा स्वामी जी के ट्रस्ट में तो जाएगा, तो भारत स्वाभिमान के काम आएगा। आप कॉलगेट को दे दोगे, वो अमेरिका चला जाएगा। और आपको एक गहरी बात बताता हूं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, ये सभी टूथपेस्ट मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते हैं, और सवेरे ही सवेरे इनको आप मुंह में रगड़ते हैं, धर्म का नाश कर लेते हैं। उपवास करने वाले तो जरूर रगड़ते हैं ये हड्डियों का चूरा। आप बंद करो इनको। फिर दाढ़ी लगाने के लिए विदेशी क्रीम मत खरीदो, पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, रेसमेक, शेल्टन, डिटॉल। फिर आप कहोगे दाढ़ी कैसे बनाएं? थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे मालिश करो, रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है। मैं 15 साल से बनाता हूं। 4 फायदे हैं। पहला, दूध लगाओ तो चेहरा चिकना होता है, रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड ज्यादा दिन काम करता है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकाल देता है, चेहरे से गंदगी निकलेगी, कील मुहासे नहीं होते। तीसरा है, चेहरे पे दूध लगाओ, चेहरा चमकता है, मुफ्त में स्मार्ट हो जाओगे आप सब। और चौथा फायदा कि दूध से दाढ़ी बनाओ तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, पैसा इस देश में रहेगा। पामोलिव की बिक्री बढ़ेगी तो पैसा विदेश जाए। मेरा एक और निवेदन है कि आपको नहाना है तो साबुन विदेशी मत लाओ, लक्स, लाइफ बॉय, लिलिल, रेक्सोना, पियर। एक साबुन है विदेशी डव, 40 रुपए का 100 ग्राम, 400 रुपए किलो। हम रगड़ते हैं और नाली में बहा देते हैं उसको, 400 रुपए किलो। अब मैं कई लोगों से कहता हूं डब से क्यों नहाते हो, तो लोग कहते हैं ये दूध का बनाया हुआ साबुन है। अरे मूर्ख लोगों, दूध से ही नहा लो, दूध के साबुन से क्यों नहा रहे हो? अपने देश में किसी भी बड़े बुजुर्ग के हम पांव छुए हैं तो क्या कहते हैं? दूधो नहाओ, पूतो फलो। तो इतनी तो सुनो बुजुर्गों की, दूध से नहाओ। कभी किसी बुजुर्ग ने यह कहा लक्स लगाओ, पूतों फलो, लाइफ बॉय लगाओ, पुत्रियां फलो? सब कहते हैं दूधो नहाओ, पूतों फलो, तो दूध से नहाओ। आपको मालूम है महाशिवरात्रि में शंकर भगवान को किससे नहलाते हैं? दूध से कि लक्स से? अब शंकर जी दूध से नहाते हैं तो भक्त लोग क्यों नहीं नहा सकते? आप नहाओ दूध से। दूध से नहाने का फायदा बहुत है। पहला कि दूध की बिक्री बढ़ेगी, पैसा किसानों को मिलेगा। दूसरा फायदा, दूध से नहाओ तो गंदगी निकल जाती है सारी। दूध जो है ना, बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है। जितने बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स है ना, वहां सब जगह मिल्क क्लिंजिंग होता है, और वो 500 रुपए में करते हैं। मैं फोकट में बता रहा हूं आप। और दूध से नहाने के लिए 2 चम्मच दूध ले लो, गर्म नहीं करना, कच्चा दूध, शरीर पे रगड़ लो, मालिश कर लो, पानी से नहा लो, सारा मैल और गंदगी निकल जाता है। चने के आटे से नहा लो, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से नहा लो, मुल्तानी मिट्टी से बाल भी धो लो। और जो साबुन ही खरीदना है तो हमारे पतंजलि योगपीठ का कुछ बुरा नहीं है, सौम्या साबुन आया है, बहुत अच्छा है, उसका पैसा ट्रस्ट में जाता है और डव का पैसा अमेरिका जाता है। आप तय कर लो कहां भेजना है। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। जिंदगी में कभी भी बीमार पड़ो, अंग्रेजी दवा मत खाना कभी, आयुर्वेदिक दवाएं खाना, स्वदेशी दवाएं खाना। एलोपैथी की सारी दवाएं जहर हैं। एक दवा खाओगे दूसरी बीमारी, दूसरी खाओगे तीसरी बीमारी, तीसरी खाओगे चौथी बीमारी। इसलिए आयुर्वेदिक दवाएं खाओ। और हम तो ये कहते हैं बीमारी मत पड़ो, रोज सुबह योग करो, प्राणायाम करो। आधा घंटे अगर 40 मिनट भी आपने प्राणायाम कर लिया, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, तो जिंदगी में बीमारी आती नहीं है। करोड़ों लोगों के ऊपर यह सिद्ध हो चुका है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने प्राणायाम करा करा के ही लोगों को ठीक कर दिया। इस देश गंभीर बीमारियों से ठीक कर दिया। हृदय की बीमारियां, वो ब्लड प्रेशर की हो, हाई और लो, हृदय घात की हो, डायबिटीज की हो, ऐसी सैकड़ों बीमारियां प्राणायाम से ठीक हो रही हैं। आप भी नियमित प्राणायाम करो। यहां तो योगपीठ के कार्यकर्ता हैं, ये आपको मुफ्त में सिखाते हैं, निःशुल्क में सिखाते हैं। इनकी कक्षाएं आप कहीं भी लगा सकते हो। बीमार पड़ने से आप बचो और थोड़ा खान पान का ध्यान रखो। बीमार पड़े तो आयुर्वेदिक दवाओं का ज्यादा से उपयोग करो। तो विदेशी भाषा बहिष्कार करो, विदेशी भूषा, विदेशी भेषज, विदेशी वस्तुएं, सब विदेशी चीजों का बहिष्कार करके स्वदेशी का अंगीकार करके भारत के शहीदों के सपनों को साकार करो। भगत सिंह का यही सपना था, चंद्रशेखर का यही था, महात्मा गांधी का यही था,
लाला लाजपत राय का यही था, बिपिन चंद्र पाल का यही था। ये सारे क्रांतिकारी भारत को स्वदेशी बनाना चाहते थे और अपने अपने जमाने में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हर वस्तु का बहिष्कार किया था। आज फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हमें करना है। 2 काम हमें करने हैं। पहला, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जो हमने बनाया, इसके साथ आप जुड़ जाओ, हमारी ताकत बन जाओ, और हमारी ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम ये काम कर पाएंगे। हमें भारत स्वाभिमान में 5 करोड़ लोगों को सदस्य बनाना है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और ये ताकत जिस दिन खड़ी हो जाएगी, हम हिंदुस्तान की पूरी राज्य व्यवस्था को, कृषि व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, सबको बदल देना चाहते हैं। इस देश में एक ऐसी क्रांति लाना चाहते हैं। आप अगर भारत स्वाभिमान के सदस्य बने तो ये बहुत आसान है। एक फॉर्म मिलता है, आप उसको भर के दे दो। स्थानीय संचालन समिति के पास वो फॉर्म उपलब्ध है। उसमें 2 तरह के सदस्य हैं। एक साधारण सदस्य है जिनको 51 रुपए शुल्क देना है, एक विशेष सदस्य है जिनको 1100 रुपए दान देना है। आपका 51 और 1100 रुपए हमारे ट्रस्ट में आता है और ट्रस्ट के द्वारा वो देश के काम के लिए खर्च किया जाता है। किसी के व्यक्तिगत हित में उस पैसे का उपयोग नहीं हो सकता। ट्रस्ट का ऐसा नियम है। आप सदस्य बनेंगे, हमें थोड़े से फंड्स मिलेंगे, हम देश के लिए उनका उपयोग करेंगे। और आप सदस्य बनेंगे तो हमारी ताकत बड़ी होगी, और जिस दिन राजनीतिक दलों की ताकत से ज्यादा हमारी ताकत होगी, उस दिन जो हम कहेंगे राजनीतिक दल वही करेंगे, जो हम कहेंगे वही कानून बनेंगे, जो हम कहेंगे वही नियम बनेंगे। ऐसा देश हमें बनाना है जिस देश को बनाने के लिए लाखों करोड़ों शहीदों की कुर्बानी हुई है। वही देश अब आगे बने, ऐसी भावना हमारी है। हम स्वदेशी हों, व्यक्तिगत जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, भाषा स्वदेशी हो, भूषा स्वदेशी हो, भोजन स्वदेशी हो, भजन स्वदेशी हो, और सार्वजनिक जीवन में व्यवस्था बदलने के लिए भारत स्वाभिमान जैसे संगठन के हाथ मजबूत करें। इस भावना के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और विशेष आभारी रहूंगा आयोजन समिति का, जिन्होंने मुझे अमर शहीद तात्या टोपे की शहादत स्थली पर बुलाया, इस माटी को नमन करने का, वंदन करने का मुझे मौका दिया, इस माटी को चरण स्पर्श धूलि वंदन करने का मुझे मौका दिया। मैं आयोजकों का बहुत आभारी हूं, अपनी टीम का आभारी हूं, और आपका आभारी रहूंगा कि जो कुछ आपने सुना वो दूसरों को सुनाएं, जो विचार मैंने दिया वो दूसरों को